देहरादून पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शहीद स्थल पर किया शहीदों को नमन। मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर विधायकों के साथ बैठक में रही मौजूद। केदारनाथ में फायर सीजन में उत्कृष्ट काम करने वालों को किया सम्मानित। 50 लोगों को वन विभाग ने किया सम्मानित। कहा आगे भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ऐसे ही किया जाएगा सम्मानित। जोशीमठ में एक बार फिर खुली पर्यटकों की फूलों की घाटी। भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था पैदल मार्ग। स्थिति को ठीक कर फिर खोली फूलों की घाटी। बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वालों की खैर नहीं। राप्ती गंगा एक्सप्रेस में बिना टिकट के सवार यात्रियों से रेलवे अधिकारियों ने वसूला हजारों का जुर्माना। 98,000 से अधिक का काटा गया चालान। हरिद्वार के लक्सर में पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म की जांच। 2018 में भरे फॉर्म में मिली कई कमियां। योजना का लाभ लेने में शामिल जांच के बाद पात्र को ही मिलेगा योजना का लाभ। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर हैं। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची, जहां देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया। यहां से उन्होंने कचहरी स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने उत्तराखंड के विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। बीजेपी के विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और संजय डोभाल भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने बैठक में उन्हें वोट करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होना है। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या जानकारी है? बैठक भी हो गई है और वोट करने का आग्रह भी उन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड दौरे पर रही थी और सुबह 10 बजे वो उत्तराखंड के देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा और खासतौर पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा और कई ऐसे वहां पर वरिष्ठ नेता थे जिनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद सीधे द्रौपदी मुर्मू शहीद स्थल पहुंची, जहां पर शहीदों को, उत्तराखंड के शहीदों को उन्होंने नमन किया और वहां से वो मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, जहां पर एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था जिसमें 47 विधायक बीजेपी के यहाँ पर मौजूद थे। तमाम सांसद और लोकसभा समेत जो राज्यसभा के सांसद थे वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उन तमाम लोगों से लगभग 1 घंटे की ये बैठक चली और उस बैठक में ये कहा भी गया है और एक आश्वासन भी यहाँ पर उनको मिला है जाहिर तौर पर कि जो 18 तारीख को जो वोटिंग उत्तराखंड में होगी 18 जुलाई को, उसमें बीजेपी के जितने भी यहाँ पर जो विधायक हैं और साथ ही जो 2 निर्दलीय विधायकों समेत 2 बसपा के जो विधायक हैं वो यहाँ पर वोट करेंगे, ऐसा उम्मीद यहाँ पर जताई है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके जो विधायक है पार्टी के वो तो वोट करेंगे ही, लेकिन जो 2 निर्दलीय यहाँ पर जो विधायक हैं और जो 2 बसपा के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको यहाँ पर वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर आश्वस्त इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है कि उनका ये जो दौरा था सफल दौरा था और 18 जुलाई को जो वोटिंग होगी वो वोटिंग उनके फेवर में जाएगी। प्रशंसा बिल्कुल, तो यही कोशिश है कि एनडीए के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सांसद जो हैं वोट करें। उसी के तहत ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद रहे, साथ ही साथ सांसद भी मौजूद रहे। आपको ये जानकारी भी दे दें कि निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, जिस तरीके से हमने पहले भी जिक्र किया था, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे और यही कोशिश रही थी इस बैठक के जरिए कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट हैं वो एनडीए के पक्ष में आए। कैलाश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कैलाश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी और कोशिश यही थी कि वोट ज्यादा से ज्यादा एनडीए की पक्ष में पड़े, इसी के तहत ये बैठक थी। और निर्दलीय विधायक और जिस तरीके से आपने कहा कि बसपा के विधायक भी बैठक में मौजूद थे, जिनकी तरफ से आश्वासन भी मिला है। जिस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनका साफ तौर पर यह कहना था प्रशंसा कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है और जो 18 जुलाई को जो वोटिंग होनी है, ये विधानसभा में वोटिंग होगी, जितने भी विधायक होंगे तमाम विधायक यहाँ पर वोट करेंगे। इसी को लेकर आज ये बैठक आउट की गई थी और ये विश्वास दिलाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। और जिस तरीके से मदन कौशिक से जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दो जो निर्दलीय जो विधायक हैं, वो दोनों निर्दलीय विधायक आज मौजूद रहे और वो आश्वस्त कर रहे हैं कि वो वोट देंगे। और उसके अलावा जो बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती, उनसे बातचीत की जाएगी बीजेपी द्वारा कि जो दो उनके जो विधायक उत्तराखंड में हैं, वो दोनों विधायक भी एनडीए जो समर्थित जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको यहाँ पर वोट दें। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। और क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बल ज्यादा है विधायकों का विधानसभा में बीजेपी का, तो ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जितने भी वोट यहाँ पर पड़ेंगे वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष का जो आंकड़ा है, विपक्ष का आंकड़ा बहुत कम सदन में है। तो आज का ये जो दौरा था बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा था और चूंकि यहाँ पर संगठन के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री समेत यहाँ पर तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद थे, तो जाहिर तौर पर इस दौरे को लेकर और इस जीत को लेकर बीजेपी वाकई में आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल। और जो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, वो सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो गई हैं, उसको लेकर क्या जानकारी, वहां क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? अब देखिए, वहां पर भी जाहिर तौर पर मुलाकात आज उनकी वहां के नेताओं से हो सकती है, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल के जो दो उनके कार्यक्रम है, एक तो सिलीगुड़ी है और दूसरा कलकत्ता में उनका आज यहाँ पर दो कार्यक्रम है। तो जो जानकारी हमारे पास है वो यही है कि यहाँ से सीधा वो सिलीगुड़ी रवाना हो जाएंगी, कुछ देर बाद सिलीगुड़ी वो पहुंच जाएंगी और वहां पर जो कार्यक्रम निर्धारित होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी का, उस कार्यक्रम के तहत वहां पर शिरकत करेंगे। प्रशंसा जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार उत्तराखंड पहुंची, विधायकों और सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की और अपने लिए वोट के लिए भी उन्होंने आग्रह किया, क्योंकि आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होना है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा द्वारा आयोजित नंदा देवी महोत्सव इस वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित होगा। महोत्सव का ये 120वां वर्ष है। बता दें कि राम सेवक सभा इसे 1926 से लगातार आयोजित करती आ रही है। सभा भवन में शहर की महिलाओं के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मनोज शाह और संचालन जगदीश बाबरी ने किया। बैठक के दौरान महिलाओं ने सभी से पूर्ण सहयोग करने के लिए अपील की। वहीं आपको बता दें, बैठक में मुकेश जोशी ने जिला संवाददाता ललित जोशी ने बताया कि इस वर्ष दीपदान के साथ छोलिया दल होंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां चमोली में फायर सीजन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं से जुड़े 50 लोगों को केदारनाथ वन प्रभाग की ओर से सम्मानित किया गया। बता दें, इन सभी लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। प्रभागीय अधिकारी इंद्र सिंह नेगी ने कहा कि वन अग्नि की घटनाओं को कम करना बिना ग्रामीणों की सहभागिता के असंभव है। ग्रामीण महिला पुरुषों के साथ विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां नैनीताल में भवली अल्मोड़ा मार्ग पर संतुलन बिगड़ जाने से बस घटना का शिकार हो गई। बता दें कि बस रानीखेत की ओर जा रही थी, जहां 3 दुकानों को क्षतिग्रस्त करते हुए बस दुकान के अंदर घुस गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि बस में 20 यात्री सवार थे। इस दौरान बस चालक मौके से घटनास्थल से फरार हो गया है। हादसे में दुकानदार और बस सवार यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। बस में आपको बता दें 20 यात्री सवार थे। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
उत्तराखंड के मंगलौर में सड़क हादसे पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। पिछले एक महीने में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा देखा गया है और कई लोग सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। इस दौरान 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं डाक कांवड़ यात्रा के दौरान कई सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस कारण सड़क दुर्घटनाओं को रोकना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं एसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं। साथ ही जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं हुई हैं वहां फोर्स लगाई जाएंगी ताकि दुर्घटनाओं को आगे रोका जा सके। इसमें कुछ जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने की बात हुई है, उसमें जिन क्षेत्रों में पूर्व में ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर फोर्स है या फिर क्या हम लोग और वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर जो मेन दुर्घटनाएं होती हैं वो स्पीड को लेके होती हैं, तो स्पीड को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या वहाँ पर और उपाय किए जा सकते हैं उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और उसी के आधार पर फोर्स हो गया या फिर जो भी वहाँ पर चीज़ें लगेंगी, बैरियर्स हैं, वो किस तरीके से लगाए जाएंगे उस पर हम लोग। जोशीमठ में फूलों की घाटी 2 दिन बाद आज फिर से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वैली में मूसलाधार बारिश के कारण द्वारी पैरा और ग्लेशियर पॉइंट पर भूस्खलन से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते वैली को बंद कर दिया गया था। वहीं अब स्थिति को ठीक कर लिया गया है। बता दें कि इन दिनों घाटी में 12 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ पर्यटकों के लिए फिर से इसे खोल दिया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त जो स्थिति हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है और घाटी में 12 से अधिक प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। कोरोना काल के बाद फिर से पटरी पर लौटी भारतीय रेल की पुरानी व्यवस्था पर कार्रवाइयों का स्वरूप भी वही पुराने स्वरूप में लौट आया है। दरअसल कोरोना नामक वैश्विक महामारी के लगभग खत्म होते ही 2 सालों से लगातार बाधित चली आ रही रेलगाड़ियों का पुनः संचालन शुरू हो गया है। ऐसे में रेलगाड़ियों के अंदर अनअधिकृत तौर पर बिना टिकट का आगमन भी स्वाभाविक हो चला है, मगर रेल प्रशासन इसे लेकर अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहा है। रेलगाड़ियों के अंदर भी टिकट जांच अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। इस विशेष जांच अभियान के दौरान 98,000 से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है, जिसे एकत्र करते हुए अब रेलवे राजस्व अर्जित कर एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लक्सर में पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म की जांच की जा रही है। 2018 में भरे गए फॉर्म में कुछ कमियां पाई गई थी, साथ ही अपात्र लोग भी इसमें शामिल थे, जिसकी अब तहसील कार्यालय में जांच शुरू हो गई है। एसडीएम ने बताया कि पात्र लोगों को हुई योजना का लाभ मिलेगा। जल्द ब्लॉक स्तर से नए काश्तकारों के पीएम किसान सम्मान निधि के नए फॉर्म भी भरे जाएंगे। इस को लेकर के जांच चल रही है। जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले, इस संबंध में पूरे जितने भी फॉर्म हमारे 2018 में आए हैं उनकी जांच चल रही है। और दूसरा, जो नए फॉर्म भरे जाने हैं वो ब्लॉक स्तर से नए फॉर्म भी भरे जाने हैं, जो नए काश्तकार हैं जिनको जोड़ा जाना है। तो इस प्रकार पारदर्शिता को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। लोहाघाट ब्लॉक दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे गांव में धान की रोपाई जोरों से चल रही है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान बिना किसी सरकारी मदद के अपनी पारंपरिक खेती कर रहे थे। दूरस्थ सीमावर्ती गांव सुल्ला के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया कि गांव में जो लोग रहते हैं वे बिना किसी सरकारी सहायता के अपनी खेती बाड़ी करते हैं। सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को सुविधा देकर मदद करने की मांग की है, ताकि गाँव से पलायन रुक सके। इतनी मेहनत से की गई खेती को जंगली जानवरों के द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। कभी समय से बारिश ना होने पर, साथ ही सिंचाई की कोई व्यवस्था ना होने से खेती सूखे की भेंट चढ़ जाती है। सरकार से इसके लिए उन्होंने मांग की है। मदद की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रोपाई का काम कंटिन्यू 1 महीने से चल रहा है। असीमित संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ के किसान लोग बारिश के भरोसे
खेतों की रुपाई कर रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में भी ध्यान दिया जाए और किसानों की मदद की जाए, जिससे कि यहाँ पर और फसल की अच्छी पैदावार की जाए और अच्छी तरह धान की रुपाई। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक लीना मणिमेकलाई के खिलाफ जगह जगह विरोध जारी है। हरिद्वार में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने विरोध जताया। आक्रोश जताते हुए केदार घाट मां गंगा के किनारे काली माता की विशेष पूजा अर्चना कर लीना मणिमेकलाई की बुद्धि शुद्धि की कामना की है। साथ ही केंद्र सरकार से सनातन धर्म पर कुठारघात करने वाले ऐसे फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सामाजिक बहिष्कार जैसे नियम बनाने की मांग की है और फिल्म निर्देशक का लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की भी मांग की है। आज महाकाली की विशेष पूजा अर्चना करके हमने ये संदेश देने का काम किया है कि निश्चित रूप से महाकाली से बढ़कर कोई देवी नहीं है, क्योंकि महाशक्ति का प्रतीक है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमुक डायरेक्टर द्वारा, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, अमुक डायरेक्टर द्वारा जिस प्रकार से महाकाली के चित्र को विवादित बनाने का काम किया गया है, निश्चित रूप से हम उस कृत कार्य की घोर निंदा करते हैं और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस पर कानून लेकर आएं, एक ऐसा कानून लेकर आए जो किसी भी धर्म पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात ना कर सके। ऐसे डायरेक्टरों को सबक सिखाने के लिए मैं समझता हूं भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां गदरपुर थाना अंतर्गत 4 लुटेरों ने चाकू और तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कपिल अनेशा नामक युवक से 5,500 रुपए की लूट की कोशिश की, तो वहीं पीछे से आ रहे ट्रक को रोककर लुटेरों ने ड्राइवर से पैसे लूट लिए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने टीम गठित कर 4 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके साथ ही कार सहित 10,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। 2 तमंचे, 2 चाकू और आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। रुद्रपुर से गदरपुर लौट रहे थे, तो रास्ते में अज्ञात 4 हमलावरों ने इनकी गाड़ी रोकी और इनके साथ मार पिटाई, गाली गलौज करते हुए इनसे 5500 रुपये की लूट की। इसी घटना के साथ पीछे चल रहे एक ट्रक को भी उन्होंने सेम वे में ट्रक ड्राइवर को रोका और ट्रक ड्राइवर के साथ भी यही घटना करते हुए, मारपीट, गाली गलौज करते हुए उससे भी उसकी धनराशि लूट ली। इस पर दोनों पीड़ितों ने थाने पे सूचना दी और थाने की पुलिस टीम ने इसमें एक्टिव होते हुए टीमें गठित की। दोनों टीमों ने इसमें अच्छा काम करते हुए पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग करते हुए इसमें 4 हमलावरों को अरेस्ट किया है गदरपुर क्षेत्र से ही, और चारों के पास से घटना में प्रयोग की गई ऑल्टो कार, एक उनका 2 तमंचे, 2 राउंड्स, इसके अलावा 2 चाकू, पीड़ित का मोबाइल, वॉलेट, उसके अलावा पीड़ित का ID और साथ ही साथ DL, ये सब बरामद किया है और 10,000 रुपये की इसमें बरामदगी की गई है। तो चारों ही हमलावरों को हम इसमें मुकदमा लेके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेसी RP रतूड़ी और कमलेश रमन ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। 45 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे RP रतूड़ी, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कमलेश रमन, आपको बता दें, महिला कांग्रेस को मजबूत कर रही थी। लगातार वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी में गुटबाजी से सभी नाराज थे। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी है। बता दें, 2017 की हार से सबक नहीं लिया, रतूड़ी ने ये कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में भी चुनाव नहीं जीतना चाहती है कांग्रेस। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और सोशल मीडिया पर सुबह ही आज ये जानकारी दी है कि वो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रही हैं और प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दोनों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रविवार को राजभवन में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड प्रदेश से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि कोश्यारी का उत्तराखंड के प्रति लगाव प्रशंसनीय है और उनके अनुभव से उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनाव के लिए जारी आरक्षण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और हरिद्वार पंचायत चुनाव के प्रभारी विजय सारस्वत के नेतृत्व में सभी विधायकों ने प्रेस वार्ता की। हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, मंगलौर के पूर्व कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और कलियार विधायक हाजी फुरकान मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार में अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई आरक्षण की सूची में बड़ी धांधली की गई है। भाजपा सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार पंचायत चुनाव को टालती आ रही थी। लेकिन अब जब कोर्ट के आदेश पर चुनाव होने जा रहे हैं तो भाजपा सरकार चुनाव जीतने के लिए आरक्षण में गड़बड़ी करवा रही है। वहीं कांग्रेस विधायकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो आगे भी विरोध किया जाएगा। टिहरी के मां सुरकंडा देवी मंदिर में लगी रोपवे अचानक रुक जाने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रोपवे में टिहरी विधायक समेत कई श्रद्धालु बैठे हुए थे। आपको बता दें कि रोपवे का अलाइनमेंट आउट होने से स्थिति पैदा हुई। हालांकि सभी को काफी मशक्कत के बाद सकुशल रोपवे से बाहर निकाल लिया गया। हादसे को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। शुरू में भी जब ये शुरू हुआ था तो शायद कुछ इसमें ग्लिचेस कुछ आए थे और आज जब मैं इसमें आया तो ये बहुत ही चिंता का विषय। हम लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को और जो भी इसका संचालन कर रहे हैं इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बीती रात ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से लक्सर के पास से होकर बह रही सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सोलानी नदी के आसपास किसानों के खेतों में पानी भर गया। वहीं खानपुर के ग्राम हस्तमौली में सोलानी नदी का तटबंध टूटने से पानी निकलकर गांव में घुस गया, जिससे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम ने निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से सोलानी नदी के तटबंध में बने रास्ते को तत्काल भर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां चंपावत जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते नदियों के बड़े जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए तराई क्षेत्रों में नदी तट वाले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है। टनकपुर शारदा घाट, जो कि पूर्णागिरि तीर्थ स्थल आने वाले श्रद्धालुओं के बीच अति प्रसिद्ध है, जिसके चलते पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर है। बता दें कि पूर्णागिरि तीर्थ स्थल में लगने वाला सरकारी मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में तीर्थयात्री टनकपुर शारदा घाट पर स्नान कर माता के दर्शन को जाने का प्रयास करते हैं। शारदा नदी के बड़े जलस्तर को ध्यान में रखते हुए शारदा घाट पर तैनात जल पुलिस टीम लीडर रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तीर्थयात्रियों को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। आदेश के अनुसार 24 घंटे अलर्ट रहते हैं
तो यात्री गहरे में जाता है तो उसको रोकते हैं और कोई बात है तो उसका रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाल देते हैं। फिलहाल जो पहाड़ में काफ़ी बरसात हो रही है तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदी का, तो उसी हिसाब से जो हमारी पूरी टीम जो रेस्क्यू भी करते हैं हम यहाँ पे, और यात्री को समझाते हैं कि ज़्यादा गहरे पानी में मत जाओ। उसके बाद भी लगातार पूर्णागिरि का मेला लगातार चल रहा है, यात्री काफ़ी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।